हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका नाम होगा सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एन एटम, या इसको हम कह सकते हैं सोमरफील्ड एक्सटेंशन इन बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो है सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एटम। देखो बच्चों, सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या था कि जब बोहर ने अपना मॉडल दिया तो बोहर ने एक बात कही कि जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्विंग उसने बताई, ये उसने न्यूक्लियस बोला, और उसने इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्विंग बताई उसने बोला ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करेगा? सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। दिस वॉज अकॉर्डिंग टू बोहर। ये जो था ये बोहर के अकॉर्डिंग था। फिर बोहर ने इसी मॉडल के अकॉर्डिंग अपना एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया। उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे लिया कि यहां एक हाइड्रोजन का सैंपल लिया, इसकी रेडिएशंस को, या मैं बोल दूं इसमें से निकलने वाली रेडिएशंस को उसने किस में से पास कराया? प्रिज्म में से पास कराया। और प्रिज्म से पास होने के बाद उसने देखा कि ये लाइंस जो है इस तरीके से उसको नजर आई, मतलब जो रेडिएशन थी वो कई सारी लाइंस में इस तरीके से स्कैटर हो गई। और मान लो ये जो सीरीज है, मैं कह दूं ये जो लाइंस आ रही है ये कौन से रीजन की आ रही है? मैं कह देता हूं आपसे कि ये लाइमन सीरीज के अंदर आ रही है। ये किसके अंदर आ रही है? लाइमन सीरीज के अंदर। और लाइमन सीरीज के अंदर जो रीजन होता था उसे मैं कौन सा रीजन कहता था? यूवी रीजन कहता था। ये किसने करके दिया? हमें बोहर ने करके दिया। मतलब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा है किसका? हाइड्रोजन का, अकॉर्डिंग टू बोहर। उसने लाइमन सीरीज हमें बताई और उसने कहा कि आपको यहाँ पे ये जो लाइंस दिख रही है इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था जब हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा मैंने आपको पढ़ाया था, और मैंने कहा था कि एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएंगे, और जब एक्साइटेड से वापस आएंगे तो वे एनर्जी को एमिट करेंगे, और जब वो एनर्जी को एमिट करेंगे तो हमें इस तरीके की कुछ लाइंस नजर आएंगी। ये बात बोहर ने बताई थी हमें। लेकिन हुआ क्या कि जब बोहर के मॉडल को सोमरफील्ड ने पढ़ना स्टार्ट किया, इस सोमरफील्ड ने इसके मॉडल को एनालाइज करना स्टार्ट किया, उसने यही सेम एक्सपेरिमेंट, यही सेम कॉन्सेप्ट अपने मॉडल के अंदर अप्लाई किए। मतलब कि जो बोहर का मॉडल था वो हम लोग कह दे कि एक नेकेड आई से था, मतलब बोहर ने जो मॉडल ट्राई किया था वो नेकेड आई से किया था। लेकिन सोमरफील्ड के टाइम पे, यहां मैं लिखता हूं सोमरफील्ड के टाइम पे क्या हो गया था? हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप आ चुके थे, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप। अब हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप अगर आ गए थे तो सोमरफील्ड ने इन माइक्रोस्कोप को यूज करके बोहर के बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट को, इसी एटॉमिक स्पेक्ट्रा को फिर से एनालाइज करने की कोशिश करी, और उसने पाया कि यहां कुछ कमियां है। बोहर के मॉडल में उसने क्या बताया? यहां कुछ कमियां है, यहां कुछ हम लोग कह दे कि एक तरीके का डिफेक्ट आ रहा है जो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको फिर किसने एक्सप्लेन किया? सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन किया। मतलब कि इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सोमरफील्ड का जो मॉडल था वो कोई एग्जैक्ट मॉडल नहीं था कि उसी पे एक जो है मतलब फुल स्टॉप लग गया था कि यही मॉडल जो है हमारा सच का मॉडल है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलेंगे। सोमरफील्ड ने सिर्फ बोहर के मॉडल में एक्सटेंशन कर दिया। अब वो एक्सटेंशन क्या था वो हमें पढ़ना है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बोहर ने यहां पे क्या लिया? एक एटम के बारे में उसने बताया, और इलेक्ट्रॉन को क्या बताया? उसने सर्कुलरली मूव करके बता दिया हमें कि इलेक्ट्रॉन जो करता है मूव न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलरली मूव करता है। और उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो दिया हमें, तो उसने कहा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो वहां केवल एक लाइन नजर आएगी। लेकिन सोमरफील्ड ने उसी के इस कॉन्सेप्ट को फिर से अप्लाई किया, एनालाइज किया, और एनालाइज करने पे उसे क्या पता चला वो हमें पढ़ना है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सोमरफील्ड के मॉडल में और बोहर के मॉडल में डिफरेंस क्या बना। तो देखो सोमरफील्ड ने क्या किया? देखो सोमरफील्ड ने सीधी सी एक बात कही कि जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस के सराउंडिंग में वो सर्कुलरली तो मूव करेगा ही करेगा, लेकिन कब करेगा उसकी भी बात करते हैं। लेकिन उसने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलिप्टिकली मूव कर सकता है। तो अभी मैं न्यूक्लियस नहीं ले रहा हूं, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन जो वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलिप्टिकली भी मूव कर सकता है, इलिप्टिकल फॉर्म में, इस तरीके से इलिप्टिकल फॉर्म में मूव कर सकता है। और इसके अंदर उसने दो एक्सिस ली, एक इस तरीके की एक्सिस और एक ऐसी एक्सिस। इसको बोला गया मेजर एक्सिस, इसको क्या बोला गया? मेजर एक्सिस अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड। और इसको बोला गया माइनर एक्सिस, इसको क्या बोला गया? माइनर एक्सिस।
इसके बाद समरफील्ड ने इसके अंदर दो फोकाई भी बताए। मान लो एक फोकाई हम लोग यहां ले लेते हैं, एक फोकाई यहां ले लेते हैं, और इस फोकाई का मतलब उसने क्या कहा कि इनमें से किसी भी एक फोकाई पे कौन प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियस। इनमें से किसी भी एक फोकाई पे कौन प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियस। इसके बाद उसने क्या एनालाइज किया कि ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है इनको उसने बोला सब ऑर्बिट, इनको उसने क्या बोला, सब ऑर्बिट बोला। ऐसे उसने और भी दिखाया इस तरीके से, मान लो ये और सब ऑर्बिट है, फिर और सब ऑर्बिट उसने दिखाया इस तरीके से। तो फाइनली फिर वो एक और बात कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे इलिप्टिकली मूव करता करता इन द एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे पाथ में मूव करने लगेगा, सर्कुलरली भी मूव करने लगेगा। मतलब कि उसने हमें क्या एनालाइज करके दिया समरफील्ड ने, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में बोहर ने कहा था कि केवल सर्कुलरली मूव करेगा, तो उसने कहा समरफील्ड ने कि इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकली भी मूव करेगा, और जो इलिप्टिकली मूव करेगा उस पाथ को मैं बोलूंगा सब ऑर्बिट। और जब वो सर्कुलरली हो जाएगा, यहां से घूमते घूमते इलिप्टिकली घूमते घूमते अपने आप ही उसका पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, इसको उसने बोला ऑर्बिट। इसने उसको क्या बोला, ऑर्बिट। तो समरफील्ड ने हमें क्या एनालाइज करके दिखाया या क्या सजेस्ट किया, सब ऑर्बिट के बारे में सजेस्ट किया। तो उसने कहा कि इन एवरी, या मैं बोल दे कि इन एन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट देयर मस्ट बी सब ऑर्बिट, देयर मस्ट बी सब ऑर्बिट। मतलब अगर कहीं ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, तो ये इसके अंदर जो घूम रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो इलिप्टिकली, ये क्या है, इसके सब ऑर्बिट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि समरफील्ड सजेस्ट, समरफील्ड सजेस्ट सब ऑर्बिट, समरफील्ड सजेस्ट सब ऑर्बिट। और उसने कैसे इस बात को एक्सप्लेन किया, हम कहते हैं कि देखो ऑर्बिट को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। उसने कहा कि अगर आपका n इज इक्वल टू 1 है तो देर विल बी, हम लोग कह देंगे कि जीरो सब ऑर्बिट, या हम कह देंगे यहां कोई सब ऑर्बिट प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर n आपका कितना है, 1 है, मतलब ऑर्बिट आपका कितना है, 1 है, तो देर विल बी नो सब ऑर्बिट, और ये सर्कुलरली रहेगा। तो मैं यहां पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हूं, ये आपका n इज इक्वल टू 1 हो गया, इसका कोई सब ऑर्बिट प्रेजेंट नहीं है। फिर उसने कहा कि अगर आपका n इज इक्वल टू 2 रहेगा, ये मेरे पास n इज इक्वल टू 2 है, ये क्या है मेरे पास, n इज इक्वल टू 2। इफ n इज इक्वल टू 2 देन देर विल बी 2 सब ऑर्बिट। यहां उसने क्या बोला, 2 सब ऑर्बिट। तो एक ऑर्बिट तो ये हो गया, और दूसरा ऑर्बिट उसने कुछ इस तरीके से हमें दिखा दिया, इलिप्टिकली जो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, जो इलिप्टिकली मूव कर रहा है, इस तरीके से। फिर उसने बोला इफ n इज इक्वल टू 3 देन देर विल बी 3 सब ऑर्बिट, देन देर विल बी 3 सब ऑर्बिट। मतलब कि अगर मैं n इज इक्वल टू 3 ले लेता हूं, ये मेरे पास सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, तो इसके अंदर 2 सब ऑर्बिट प्रेजेंट रहेंगे, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो ये ऑर्बिट हो गया, ये इसके 2 सब ऑर्बिट हो गए, टोटल मिला के हम इसको कितना बोल देंगे, 3 सब ऑर्बिट बोल देंगे। ऐसे ही जब मैं n इज इक्वल टू 4 लूंगा, n इज इक्वल टू 4 लूंगा, तो उसमें कितने सब ऑर्बिट होंगे, 4 सब ऑर्बिट होंगे। तो इस बात को किसने एक्सप्लेन करके दिया, हमें समरफील्ड ने एक्सप्लेन करके दिया, क्योंकि उसका जो मॉडल था वो अकॉर्डिंग टू हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के थ्रू था। उसने जब हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखा तो उसने कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट पाया। अब बात आती है किस तरीके की, कि जब ये मॉडल उसने पढ़ लिया तो इस मॉडल के बाद उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी डिस्कस किया। किसके एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, जो बोहर का बोहर मॉडल ऑफ एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, उसको भी समरफील्ड ने फिर से जो है एनालाइज किया, उसको भी दोबारा से पढ़ा। और जब उसको पढ़ा तो हमें कुछ अलग तरीके का कॉन्सेप्ट बताया। तो ये बात तो थी मॉडल ऑफ एन एटम की, कि समरफील्ड ने कैसा मॉडल दे दिया। उसने कहा कि देयर इज ए सर्कुलर ऑर्बिट इन द एटम, ये बात सच है अकॉर्डिंग टू बोहर, लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सब ऑर्बिट भी प्रेजेंट होंगे। और उन सब ऑर्बिट के अंदर जो ये मान लो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसके अंदर 2 फोकाई होंगी, इनको हम क्या बोल देंगे, फोकाई बोल देंगे। और फोकाई का मतलब क्या हो जाएगा कि इन पे किसी भी फोकाई पे कौन प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है। ये देखो, जैसे मैं यहां n इज इक्वल टू 1 दिखा रहा हूं, तो यहां कोई सब ऑर्बिट नहीं है। ये मैंने n इज इक्वल टू 2 दिखाया, और ये इलिप्टिकल पाथ, तो देखो इस जगह पे, इस पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऐसे ही जब मैंने ये सर्कुलर पाथ दिखाया n इज इक्वल टू 3 के लिए, ये मैंने इसके सब ऑर्बिट दिखाए इलिप्टिकली, तो यहां इस फोकाई पे इसका क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो उसने 2 फोकाई का जो मीनिंग बताया, उसने बताया 2 फोकाई पे किसी पे भी क्या प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है। तो दिस वाज द मॉडल अकॉर्डिंग टू समरफील्ड मॉडल ऑफ एन एटम। उसने हमें क्या सजेस्ट किया, सब ऑर्बिट सजेस्ट किए। तो उसने बोला n इज इक्वल टू 1 है तो 0 सब ऑर्बिट रहेंगे, n इज इक्वल टू 2 है तो 2 सब ऑर्बिट रहेंगे, n इज इक्वल टू 3 है तो कितने सब ऑर्बिट रहेंगे, 3 सब ऑर्बिट रहेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि समरफील्ड ने जब
एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया, इसके बोहर मॉडल ऑफ एन एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जब ऑब्जर्व किया तो उसने अपना क्या एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिया, क्या उसने डिफरेंस पाया, उस बात को हमें पढ़ना है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा बिटवीन बोहर मॉडल ऑफ एन एटम एंड सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एन एटम। मैं लिखता हूं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा अकॉर्डिंग टू बोहर, यहां मैं लिखूंगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा अकॉर्डिंग टू बोहर। तो बोहर का एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या था भाई, जब उसने यहां पे इस तरीके की लाइंस ली, n इज इक्वल टू 1 इसको हमने बोला था, इसको हमने n इज इक्वल टू 2 बोला था, इसे हमने n इज इक्वल टू 3 बोला था, और इन सब का एनर्जी लेवल क्या क्या था, अलग अलग था। ये n इज इक्वल टू 4 हो गया, इसके बाद n इज इक्वल टू 5 यहां बोहर ने लिया, यहां n इज इक्वल टू 6, यहां n इज इक्वल टू हम लोग कह दे 7, और उसके बाद हम लोग कह देते हैं कि n इज इक्वल टू कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इन सब का एनर्जी लेवल अलग है। ये आपकी ग्राउंड स्टेट है किसी भी ऑर्बिट के लिए, मान लो n इज इक्वल टू 1 क्या है, आपकी ग्राउंड स्टेट है। अब हम डिस्कस करते हैं लेमन सीरीज के अंदर, एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसी से सारी बातों को प्रूफ करेंगे। देखो लेमन सीरीज के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्या 1। लेमन सीरीज के अंदर ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, 1, और एक्साइटेड स्टेट कोई भी हो सकती है। मान लो इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है इन्फिनिटी से किसमें, 1 में जंप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर किसमें जंप कर रहा है, इन्फिनिटी से 1 में, तो यहां बोहर केवल कितनी लाइन ऑब्जर्व कर रहा है, एक लाइन ऑब्जर्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 7 से किसमें, 1 में, तो यहां भी बोहर कितनी लाइन ऑब्जर्व कर रहा था, 1 लाइन ऑब्जर्व कर रहा था। यहां अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है 6 से किसमें, 1 में, तो भी एक लाइन आ रही है। 5 से अगर 1 में जंप कर रहा है तो कितनी लाइन आ रही है, एक लाइन आ रही है। उसके बाद 4 से अगर जंप कर रहा है 1 में तो भी एक लाइन आ रही है। उसके बाद 3 से 1 में तो भी एक लाइन, और अगर 2 से 1 में जंप कर रहा है तो भी क्या आ रही है, एक लाइन आ रही है। इस रीजन को हम लोग कहते हैं यूवी रीजन। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, यूवी रीजन कहते हैं। और ये कौन सी सीरीज है, ये लाइमन सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है आपकी, लाइमन सीरीज है। ये हमें किसने बताया, बोहर ने बताया। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को जब समरफील्ड ने एक्सप्लेन किया, अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा अकॉर्डिंग टू समरफील्ड, अकॉर्डिंग टू समरफील्ड। और जब समरफील्ड ने अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिया तो उसने फिर से बोहर की तरह यहां लिया n इज इक्वल टू 1, यहां n इज इक्वल टू 2, यहां n इज इक्वल टू 3, देन n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, और हम लोग कहते हैं कि n इज इक्वल टू कितना बोल दे, हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो यहां भी समरफील्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, समरफील्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि हम लोग मान लो यहां पे 2 से 1 का केस पढ़ेंगे, केवल इसमें किसका केस पढ़ेंगे, 2 से 1 का। देखो n इज इक्वल टू 1 जो है, ये n इज इक्वल टू 1 है, देयर विल बी नो सब ऑर्बिट, यहां कोई सब ऑर्बिट प्रेजेंट नहीं रहेगा। लेकिन जब मैं n इज इक्वल टू 2 में जाऊंगा तो यहां 2 सब ऑर्बिट होंगे, और उन दोनों सब ऑर्बिट की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी। तो जब 2 सब ऑर्बिट रहेंगे तो समरफील्ड ने यहां पे क्या लगा दिया, एक एडिशन कर दिया, किसका, एक एक्स्ट्रा लाइन का। यहां ये एक एडिशन कर दिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया कि जब मैं n इज इक्वल टू 2 लूंगा तो वहां 2 एनर्जी लेवल रहेंगे बहुत छोटे छोटे गैप के, मतलब उनका जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा वो बहुत स्मॉल रहेगा, लेकिन एनर्जी डिफरेंस तो रहेगा। तो समरफील्ड ने यहाँ पे 2 लाइन लगा ली। अब देखो पहला डिफरेंस यही नजर आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 के अंदर, यहां समरफील्ड के अंदर 2 लाइन आप देख रहे हो, इसमें केवल कितनी लाइन दिख रही है, एक लाइन। अब समरफील्ड कहता था कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू 1। इलेक्ट्रॉन जब 2 से 1 में जंप करेगा तो यहां पे उसको कितनी लाइन नजर आई, 2 लाइन नजर आई। इस तरीके से उसे कितनी लाइन नजर आई, 2 लाइन नजर आई। लेकिन यहां पे बोहर केवल कितनी लाइन ऑब्जर्व कर रहा है, एक ही लाइन ऑब्जर्व कर रहा है। और यहां ये कितनी लाइन ऑब्जर्व कर रहा है, 2 लाइन ऑब्जर्व कर रहा है। तो मतलब कि उसने क्या बोला, और दोनों की दोनों जो लाइन थी इनका एनर्जी लेवल बहुत स्मॉल था, इनका एनर्जी लेवल डिफरेंस क्या था, बहुत ज्यादा स्मॉल था, जिसको समरफील्ड ने अभी बाद में एक्सप्लेन किया, जिसे हम पढ़ेंगे। तो इसको उसने बोला कि n इज इक्वल टू 1 अगर है तो आप इसको सब ऑर्बिट के तौर पे लिख सकते हो 1s। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो इसके अंदर एक ऑर्बिट तो हो गया आपका 2s, और ये वाली जो लाइन हमने एक्स्ट्रा लगाई ये होगी आपकी क्या, 2p। ऐसे ही जब समरफील्ड ने देखा कि n इज इक्वल टू 3 से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, n इज इक्वल टू 3 से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसने यहाँ 3 सब ऑर्बिट बताए। एक तो 3s हो गया, एक एक्स्ट्रा लाइन और लेंगे हम लोग,
ये क्या हो गया आपका 3p, और एक और एक्स्ट्रा लाइन लेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या हो गया 3d, इसका मतलब क्या हो गया 3d। तो अब जब 3 से 1 में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां कितनी लाइन नजर आएंगी समरफील्ड को? 3 लाइन नजर आएंगी, लेकिन यहां कितनी लाइन नजर आ रही है? केवल 1 लाइन नजर आ रही है। दिस वॉज द मेजर डिफरेंस, मतलब अगर मैं यहां जंप कराता हूं तो यहां देखो, यहां में कितनी लाइन नजर आएंगी? 1 लाइन, 2 लाइन, और कितनी लाइन? 3 लाइन। लेकिन यहां केवल कितनी लाइन नजर आ रही है? 1 लाइन। क्योंकि बोहर को उस वक्त ये नहीं पता था कि एटम के अंदर ऑर्बिट के अलावा, सर्कुलर ऑर्बिट के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट है, जो जिसका नाम क्या है? सब ऑर्बिट, जिसका नाम क्या है? सब ऑर्बिट। तो उसने जो अपना मॉडल दिया वो अपनी जगह सही था, लेकिन जब समरफील्ड ने उसके मॉडल को एक्सप्लेन किया या एनालाइज किया, तो उसने पाया कि ऑर्बिट के अलावा यहां सब ऑर्बिट भी होंगे। और सब ऑर्बिट का मतलब ये हो गया कि आप अगर n = 1 ले रहे हो तो वहां एक सब ऑर्बिट प्रेजेंट रहेगा जिसका नाम रहेगा s, तो उसको बोल दिया गया 1s। अगर आप n = 2 ले रहे हो तो यहाँ 2 सब ऑर्बिट प्रेजेंट होंगे, एक तो n = 2s हो जाएगा और एक हो जाएगा n = 2p, या मैं बोल दूं n = 2 रहेगा लेकिन इसके अंदर सब ऑर्बिट s और p हो जाएंगे। इसके बाद इसमें क्या बोल दिया? 3 के अंदर इसमें s p और क्या हो जाएंगे? d हो जाएंगे। 4 के अंदर क्या हो जाएंगे? s p d और क्या हो जाएंगे? f हो जाएंगे। ऐसे 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक जाते जाते कई सारे सब ऑर्बिट प्रेजेंट होंगे, जिनके लिए बोहर केवल एक लाइन को देख रहा था, ये मैनी लाइंस को देख रहा था। तो इसी बात को लेके समरफील्ड ने अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिया। इधर हम लोग डिस्कस करते हैं समरफील्ड का एटॉमिक स्पेक्ट्रा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ये ऑब्जर्व किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्पेक्ट्रा अकॉर्डिंग टू समरफील्ड फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए हम लोग पढ़ेंगे। उसने क्या लिया? फिर से यहां हाइड्रोजन गैस का सैंपल लिया। उसने फिर से यहां क्या लिया? हाइड्रोजन गैस का सैंपल। इसको कहां पास कराया? इस प्रिज्म से पास कराया। इसकी रेडिएशन को प्रिज्म से, हम लेमन सीरीज की बात करेंगे केवल। देखो यहां आपको मान लो मैं कह दूं ये जो लाइन है आपकी, ये 2 से कहां की है? 1 की है। ये लाइन किसकी है? 2 से 1 की। इस 2 से 1 की ये बोहर केवल एक लाइन ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन समरफील्ड ने कितनी लाइन ऑब्जर्व करी? बिल्कुल इसके क्लोजली स्पेस्ड लाइन 2 लाइन ऑब्जर्व करी। और ये दोनों लाइन किसकी है? 2 से 1 की है। सिर्फ मैं क्या कह सकता हूं कि ये किसकी हो सकती है? 2s से कहां? 1 की। और ये किसकी हो सकती है? 2p से कहां? 1 की। इस तरीके से हम कह सकते हैं। मतलब ये आपकी 2s से किसकी होगी? 1 की। ये क्या होगी? 2p से कितनी? 1 की। अब मान लो मैं कह दूं ये जो लाइन आई, ये लाइन आई किसकी? 3 से 1 में। ये लाइन कहां से कहां आई? 3 से 1 में। तो इसमें इसने कितनी लाइन ऑब्जर्व की समरफील्ड ने? इसने 3 लाइन ऑब्जर्व करी इस तरीके से, 1 2 एंड 3। लेकिन जो बोहर था वो केवल एक ही लाइन को ऑब्जर्व कर रहा था। अब ये ऊपर वाली लाइन में किसकी बोल दूं? 3s से किस में आ रही है भाई? 1s के अंदर। ये किस में आ रही है? 3p से किस में आ रही है? 1s के अंदर। ये लाइन किस में आ रही है? 3d से किस में आ रही है? 1s के अंदर। दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? एटॉमिक स्पेक्ट्रा फॉर बोहर मॉडल ऑफ एन एटम एंड क्या? समरफील्ड मॉडल ऑफ एन एटम। जहां बोहर केवल एक लाइन ऑब्जर्व कर रहा था फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट किसी भी ऑर्बिट के लिए, वहीं समरफील्ड मैनी लाइंस ऑब्जर्व कर रहा था किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड लेवल के लिए। और उसने इस बात को एक्सप्लेन किया और उसने हमें क्या सजेस्ट किया कि जो ये एक्स्ट्रा लाइंस आ रही है ये क्लोजली स्पेस्ड लाइन है। ये कैसी लाइन है? क्लोजली स्पेस्ड ये लाइन है, और इनका डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बहुत स्मॉल है। और ये लाइंस कहां से, किस वजह से आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो सर्कुलर के साथ साथ इलिप्टिकली भी घूमता है, और जो इलिप्टिकल पाथ है उसको क्या बोला जाता है? सब ऑर्बिट बोला जाता है। तो दिस वाज द समरफील्ड एक्सटेंशन इन बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो ये एक मॉडल ऑफ एन एटम था अकॉर्डिंग टू समरफील्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो जो एक डिफरेंस लेके आया बोहर मॉडल से, जिसने कहा कि देर आर ऑल्सो सब ऑर्बिट इन द एटॉमिक मॉडल, और बोहर के अकॉर्डिंग क्या थे? केवल ऑर्बिट थे। तो हम फाइनली अब कह सकते हैं कि हम एक मॉडल अगर तैयार करना चाहें, मान लो ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके अंदर ये 1s हो गया। इसके बाद आपका फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि 2s, जब मैं डिस्कस करूंगा तो 2s कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर जब 2p आएगा तो वो कुछ ऐसे सर्कुलर हो जाएगा। उसके बाद जब फिर 3s आएगा तो वो फिर से क्या हो जाएगा? एलिप्टिकल हो जाएगा। फिर 3p, फिर क्या कौन आएगा? 3d आएगा। मतलब इसको हम इजीली से इतना मतलब समझने की कोशिश करो, इसके फिर कौन आ जाएगा? आपका 3s आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये एक कॉन्सेप्ट था, मतलब 3s फिर 3p और फिर क्या? 3d। तो धीरे धीरे जो मॉलिक्यूल कह रहा हूं, जो एटम है, एटम के अंदर जो ऑर्बिट है,
वो पहले सब ऑर्बिट बनते हैं, उसके बाद वो सर्कुलरली होते 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 अपने आप क्या बन जाते हैं, ऑर्बिट बन जाते हैं। तो उसने एक बात और कही कि इलिप्टिकल घूमने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो वो अपने आप ही किस में चलता चला जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट में चलता चला जाएगा। मतलब पहले वो इलिप्टिकली घूमता रहेगा, जब उसका कुछ फोकाई कम होता रहेगा कम होता रहेगा कम होता रहेगा तो फिर क्या आ जाएगा, सर्कुलरली आ जाएगा। तो इस बात को किसने एक्सप्लेन किया, समरफील्ड मॉडल ऑफ एन एटम ने। तो दिस वाज द समरफील्ड मॉडल ऑफ समरफील्ड एक्सटेंशन इन बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। उसके बारे में बात हम लोग करेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की बात करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करो, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो आपको जल्द मिल जाएगा और उसमें हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की बात करेंगे, मींस क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम की बात करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।